गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस में डिफरेंट कंट्रीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसको डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम पर अपन लोग बाइजेंटाइन पीरियड का क्या योगदान रहा इसको ले रहे थे। आज हम लोग लेंगे इटली का क्या योगदान रहा है डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस में, या ये कहें कि इटालियन मेथड ऑफ डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस कैसा रहा, इसके ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे। इटली को आज आधुनिक संगठित और व्यावसायिक राजनय का जनक माना जाता है और ये माना जाता है कि प्रथम दूतावास की स्थापना मिलान के ड्यूक फ्रांसेस्को स्फरोजा ने सन 1455 में जेनेवा में की थी। सन 1496 में वेनिस सरकार ने 2 व्यापारियों को उप राजदूत बना करके लंदन भेजा। तत्पश्चात इटली के अन्य राज्यों ने भी लंदन, पेरिस और अन्य यूरोपीय राजधानियों में अपने दूतावास स्थापित किए। 16वीं शताब्दी के अंत तक स्थायी दूतावास नियुक्त करने की जो परंपरा थी वो अधिसंख्य यूरोपीय राज्यों के द्वारा अपना ली गई थी। मध्य युग के अंत तक इटली में वेनिस तथा फ्लोरेंस जैसे नगर बसा लिए गए थे और गैर धार्मिक मामलों में अब पोप की सर्वोच्चता नहीं रही थी। सामंतवादी ठिकानों और स्वतंत्र नगरों ने आपस में मिलकर के बड़े नगरों की स्थापना कर ली थी। तब ऐसी स्थिति में इन नगरों को, इन सिटीज़ को महत्वाकांक्षी पड़ोसियों से और जो प्राचीन शाही परिवार थे उनसे हमेशा सजग रहना पड़ता था, क्योंकि ये जो प्राचीन शाही परिवार थे, जो महत्वाकांक्षी पड़ोसी थे, ये अपनी विलुप्त शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते थे। फ्रांस, स्पेन तथा जर्मनी आदि बाहरी शक्तियों के आपसी मन मुटाव, निरंतर संघर्ष इनमें चलता रहता था। इन परिस्थितियों में राजनय का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो कमज़ोर राज्य थे वे अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए राजनयिक तरीकों से शक्तिशाली राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित कर लेते थे। अब इसमें हम लोग सबसे पहले वेनिस का कंट्रीब्यूशन लेंगे कि वेनिस का डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस के एस्टेब्लिशमेंट में क्या योगदान रहा है। मध्य युग में राजनयिक कला में सर्वाधिक प्रवीण राज्य वेनिस का गणराज्य था और 16वीं शताब्दी में उसके राजदूत वियना, पेरिस, मैड्रिड तथा रोम में कार्य कर रहे थे। वेनिस वालों का चूंकि पूर्व के साथ घनिष्ठ संबंध रहा, तो इसलिए उनके ऊपर बाइजेंटाइन की जो राजनयिक विचारधारा थी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है और जो संदेह, दोहराव का दोष हमें बाइजेंटाइन राजनय में देखने को मिल रहा है वह हमें वेनिस के राजनय में भी देखने को मिल रहा है। राजनय का चयन, राजनयिकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर सावधानी से किया जाता था और राजनय का संगठित व्यवहार सर्वप्रथम हमें वेनिस में ही अपनाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के राजदूतों को सर्वाधिक व्यवहार कुशल और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से परिचित माना जाता था। वेनिस के राजनयिक व्यवहार की जो खास खास बातें हैं उन्हें हम इस प्रकार से रख सकते हैं। नंबर 1, राज्य अभिलेखागारों को व्यवस्थित रूप में रखने की शुरुआत, उसका श्री गणेश करने का श्रेय वेनिस वासियों को दिया जाता है। उनके 9 शताब्दियों के राजनयिक अभिलेख उपलब्ध होते हैं, जिसमें 883 ईसा पूर्व से लेकर के 1793 तक के अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। इन अभिलेखों में राजदूतों को जो दिशा निर्देश दिए जाते थे
राजदूतों के द्वारा जो अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता था लौट करके स्वदेश को, और जो समाचार पत्र इत्यादि होते थे उसमें शामिल है। वेनिस वासी ये जानते थे कि विदेश में रहने के कारण राजदूत अपने देश की गतिविधियों से अपरिचित हो जाता है, अतः उसे सामयिक सूचना भेजी जानी चाहिए और इन समाचार पत्रों को अविसी के नाम से पुकारा गया। दूसरी जो खासियत हमें देखने को मिल रही है वो ये कि वेनिस वालों ने राजदूतों की नियुक्ति एवं आचरण के संबंध में भी कुछ नियमों का निर्माण किया। वेनिस का राजदूत केवल 3 या 4 महीनों के लिए नियुक्त किया जाता था। 15वीं शताब्दी में इसके कार्यकाल की संभावित सीमा 2 वर्ष कर दी गई। राजदूत जिस देश को भेजा जाता था वहां वह कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता था, और यदि वहां उसे कोई भेंट या कोई तोहफा दिया जाता था तो स्वदेश लौट करके उसे अपने राज्य को सौंपना पड़ता था। कार्यकाल में उसे कोई अवकाश नहीं मिलता था और लौटने पर 15 दिन के भीतर वह अपने कार्यों का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देता था। तीसरी जो खासियत है वो ये कि राजदूत उस समय अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि परिवार के साथ गप्पे मार करके ये अपना समय खराब करेंगे और ये उनके राजनयिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करेगा। राजदूत का अपना स्वयं का रसोइया होता था, जिससे कि कोई विदेशी रसोइया उन्हें जहर दे करके न मार दे। नेक्स्ट जो खासियत हमें देखने को मिलती है वो ये कि वेनिस वासी चूंकि खुद ये मान करके चलते थे कि सभी विदेशी, खासकर जो विदेशी राजदूत हैं, वे जासूसी करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके व्यवहार को नियमित करने के लिए विशेष नियम बनाए गए। सन 1481 में निर्मित एक नियम के अनुसार वेनिस के जो राजदूत थे किसी गैर सरकारी विदेशी के साथ राजनीतिक विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। जो नागरिक विदेशी राजनयिकों से सार्वजनिक विषयों के ऊपर विचार विमर्श करते थे उनको दंड देने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं इटालियन राजनय किस प्रकार का था, या इटालियन राजनय की क्या देन रही डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करने में, एस्टेब्लिश करने में। तो इसमें हम लेंगे कि इटली के राज्यों ने पारस्परिक समझौते की जिस कला का विकास किया, धीरे धीरे वो कला सभी राज्यों के द्वारा अपना ली गई। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में विकसित समझौते की इस प्रणाली का अध्ययन हेरल्ड निकल्सन के द्वारा 3 शीर्षकों में रखा गया। 1 संधियों पर समझौता वार्ता, 2 सम्मेलन के द्वारा राजनय की व्यवस्था, और 3 अग्रत्व का प्रश्न। इसमें हम सबसे पहले संधियों के लिए जो समझौते किए जाते थे, द निगोशिएशंस फॉर ट्रीटीज जो हुआ करता था, उसको ले रहे हैं। 15वीं शताब्दी में सामंतवादी परंपराएं व्याप्त थीं और पोप की सर्वोच्चता के विचार का प्रभाव था, जिसके फलस्वरूप संधियों के लिए की जाने वाली जो समझौता वार्ताएं थीं वो बहुत ही ज़्यादा जटिल बन गई थीं। कोई बड़ा राज्य ये दावा कर सकता था कि अमुक राज्य उसका अधिराज्य है, उसका वैसल है, और इसीलिए बिना उसकी स्वीकृति के वह दूसरे राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार नहीं रखता। पोप भी कभी कभी हस्तक्षेप करने का दावा करता था, और आज भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है, वो ये कि जब बांग्लादेश की जो समस्या पैदा हुई थी तो बेसिकली ये समस्या जो थी वो इंटरनेशनल फॉर्म ग्रहण कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान इसे अपना घरेलू प्रश्न ही समझता रहा और दूसरे राज्यों को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार स्वीकार नहीं करता था। कठिनाइयां होते हुए भी जो इटालियन राज्य थे
उनके बीच समझौता वार्ताएं प्रायः होती रहती थीं और स्पष्ट रूप से संधियां की जाती थीं। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल करने का भी रिवाज था जिनमें स्वीकृत बातों की सूची रहती थी, किंतु उन पर संधिकर्ता पक्ष हस्ताक्षर नहीं करते थे। पोप के द्वारा स्वीकार की गई जो संधियां थीं वो बाध्यकारी होती थी। केवल पोप ही राजाओं को शपथ के भार से मुक्त कर सकता था। संधियों के अनुमोदन के लिए समारोह किया जाता था और ये माना जाता था कि यदि सर्वशक्ति संपन्न राजदूत कोई संधि करे तो उसे संप्रभु स्वीकार कर लेगा। ऐसा नहीं करने का मतलब होता था बहुत भयानक परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना। ऐसी स्थिति में राज्यों के बीच सभी संधि वार्ताएं असंभव हो जाती थीं। इटालियन राज्य राजनीतिक संधियों के अतिरिक्त व्यापारिक संधियां भी करते थे, जिनमें आपसी व्यापार के प्रश्नों पर समझौता किया जाता था। उदाहरण के रूप में 1490 में इंग्लैंड तथा फ्लोरेंस के बीच व्यापारिक संधि की गई। इसके अंतर्गत इंग्लैंड ने फ्लोरेंस को इटली में ऊन के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया और बदले में फ्लोरेंस ने अंग्रेज व्यापारियों को पीसा में निगम स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। दूसरा है सम्मेलनीय राजनय। 15वीं शताब्दी में सम्मेलनीय राजनय ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। उस समय इसे अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। उस समय सम्मेलन का राजनय संप्रभुओं के व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में होता था और इसी कारण उसमें एक खतरा रहता था कि कहीं एक राजा दूसरे राजा का अपहरण न कर ले। इसी कारण ये साक्षात्कार सामान्यतः एक पुल के बीच में हुआ करते थे। सन 1807 में नेपोलियन ने इस अजब तरीके को बदल डाला। इन व्यक्तिगत साक्षात्कारों में कुछ अन्य दोष भी थे, जैसे नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा खर्चीला था क्योंकि प्रत्येक पक्ष पैसे को पानी की तरह बहा करके ये दिखाना चाहता था, ये प्रदर्शित करना चाहता था कि बहुत ही संपन्न है, बहुत ही प्रभावशाली है। दूसरा, सम्मेलन से पूर्व दोनों पक्ष अपनी जनता की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देते थे और दूसरी ओर विदेशों में उनके इरादों के प्रति संदेह व्यक्त किया जाता था, जिसके फलस्वरूप अनेक विरोधी अफवाहें फैल जाती थी। तीसरे, इन साक्षात्कारों में होने वाले समझौते लिखित न होकर के मौखिक होते थे। रिजल्ट ये होता था कि गलतफहमी के अवसर बढ़ जाते थे। लास्ट में इन साक्षात्कारों के कर्ता 2 संप्रभु राज्य हुआ करते थे। 2 संप्रभु राजा हुआ करते थे जो अपने बराबर वालों से बात करना नहीं जानते थे, एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, तो एक दूसरे की भाषा न जानने के कारण भी कठिनाई होती थी और परिणाम ये होता था कि साक्षात्कार का जो परिणाम था वो कोई मैत्रीपूर्ण समझौता नहीं होता था, बल्कि पारस्परिक विद्वेष के रूप में प्रकट होता था। और इस संबंध में 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजनय फिलिप डी कॉमिन्स का ये कथन उल्लेखनीय है कि यदि 2 महान राजा परस्पर अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उनको आमने सामने कभी नहीं आना चाहिए, वरन अच्छे और बुद्धिमान राजदूतों के माध्यम से वार्तालाप करना चाहिए। पुनर्जागरण काल में राजनयिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण दोष ये था कि समारोह संबंधी प्रश्नों को अनावश्यक महत्व दिया जाता था। नए राजदूत के आने पर कई सप्ताह उसके स्वागत समारोह एवं परिचय पत्रों की देखभाल में ही व्यतीत किए जाते थे। इस काल में राजदूत एवं स्वागतकर्ता संप्रभु को अनेक ऐसे कार्य करने होते थे जो आज हमें अनावश्यक एवं अर्थहीन
निरर्थक प्रतीत होते हैं। तीसरा जिस मुद्दे के ऊपर इटालियन डिप्लोमेसी का योगदान है वो है अग्रत्व की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ प्रेसिडेंस। इटालियन राजनय में अग्रत्व की जो समस्या थी वो बहुत गंभीर समस्या थी। सिद्धांततः राजदूत का स्तर उसके राज्य के स्तर के अनुरूप होता था। सन 1504 में पोप जूलियस द्वितीय ने अग्रत्व की एक तालिका बनाई जो निम्न प्रकार थी, जिसमें सबसे ऊपर सम्राट, नंबर 2 फ्रांस का राजा, नंबर 3 स्पेन का राजा, चौथा अन्य ड्यूक और राजकुमार, और इस लिस्ट में पुर्तगाल छठे नंबर पे और इंग्लैंड 7वें नंबर पर हुआ करता था। जब पोप की शक्तियां डिक्लाइन करने लगी, नए राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ, तो ये जो क्रम था ये क्रम टूट गया। स्पेन वासियों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनका स्थान फ्रांस के बाद है। इस आंतरिक विरोध के फलस्वरूप राज दरबारों की स्थिति में, समझौता वार्ताओं में एवं संधियों पर होने वाले हस्ताक्षरों में भी परिवर्तन आया। अब राज्यों के बीच अग्रत्व को निर्धारित करने का कोई निश्चित तरीका नहीं था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अक्सर हमें संघर्ष भी पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मजाक के रूप में कहें तो कह सकते हैं कि राजदूतों को मल्ल युद्ध के लिए भी तैयार होना पड़ता था। इसमें 2 एग्जाम्पल्स दूंगी मैं आप लोगों को। एक 1661 में लंदन में घटना घटी। वहाँ जब स्पेनिश राजदूत की गद्दी को फ्रांसीसी राजदूत की गद्दी से आगे रखा गया तो लड़ाई हो गई, कई लोग हताहत हुए। स्पेन और फ्रांस के बीच जो राजनयिक संबंध थे तनावपूर्ण हो गए और वास्तविक युद्ध का खतरा पैदा हो गया। इसी प्रकार 1768 में लंदन दरबार में हुआ, जहां फ्रांसीसी राजदूत ने यह देखा कि रूसी राजदूत ऑस्ट्रियन राजदूत के बाद वाली आगे की सीट पर बैठ गया, तो पीछे की सीटों पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ा और उन दोनों के बीच जाके बैठ गया। रिजल्ट ये हुआ कि फिर लड़ाई छिड़ गई, जिसमें रूसी राजदूत घायल हो गया। अग्रत्व की जो व्यवस्था थी उसमें संधियों पर जब हस्ताक्षर किए जाते थे तब भी उस समय कठिनाइयां पैदा हुआ करती थी, क्योंकि जो प्रत्येक राज्य का राजदूत था, प्रतिनिधि था, वो संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर करना चाहता था, क्योंकि यदि उसने दूसरे राज्य के प्रतिनिधि से नीचे हस्ताक्षर ये किए तो वो उसके राज्य और उसके राजा के सम्मान के विरुद्ध होगा। तो इस समस्या के निदान के लिए एक परंपरा निकाली गई और वो ये कि समानांतर में सब हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन ये जो पद्धति थी वो ये भी असुविधाजनक थी। तब ये हुआ कि संधि की अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाएं जिनसे राज्यों के बीच संधि हो रही है, और प्रत्येक पक्ष अपनी प्रतिलिपि के ऊपर पहले हस्ताक्षर करेगा और बाकी के जो राज्य हैं वो उसके बाद उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। दूसरी बात, इसके लिए अनावश्यक व्यय एवं समय की बर्बादी को अग्रत्व के नाम को बर्दाश्त किया जाता रहा। सन 1815 की वियना कांग्रेस तक यही स्थिति बनी रही। वियना कांग्रेस में यूरोपीय राजनीतिज्ञों ने यह अनुभव किया कि मध्य युग की जो अग्रत्व की परंपरा है अब वो अनबियरेबल है और इसे बदला जाना चाहिए। तब इन्होंने राजनयिक प्रतिनिधियों को 4 भागों में बांटा और सर्वाधिक समय तक इस पद पर कार्य करने वाले वरिष्ठ राजदूत को राजनयिक निकाय का डीन अथवा डयान का नाम दिया गया। 3 वर्ष के बाद मीन्स 1818 में एला शैपल की संधि संपन्न होती है, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि संधियों पर जो संधिकर्ता राज्य हैं उन संधिकर्ता राज्यों को वर्णमाला के क्रम में हस्ताक्षर करने चाहिए, मीन्स अल्फाबेटिकली हस्ताक्षर करने चाहिए।
निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इटली की पुनर्जागृति ने राजनय की जो प्रणाली विकसित की वो भ्रमपूर्ण थी, पर्याप्त स्पर्धापूर्ण थी। तत्कालीन राज्यों का जो राजनय था वो सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टि से बहुत उथला पुथला था। उस समय ये माना जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय हमेशा राष्ट्रीय सुविधा से गौण है। धोखेबाजी, अवसरवादिता एवं स्वामी भक्तिपूर्ण आदतों को बढ़ावा देकर के इटली ने राजनय की कला को निंदनीय बना दिया। जटिल परिस्थितियों में तात्कालिक परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से अच्छी समझौता वार्ता की क्रमिकता को भुला दिया गया। परिणाम स्वरूप 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिज्ञों का एक तरीके से दायित्व हो गया कि वो एक अधिक बुद्धिसंगत और अधिक विश्वसनीय प्रणाली की खोज करें। बाकी अपन लोग नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। थैंक यू।